कहते हैं, मैदानी क्षेत्र कहते हैं। गंगा नदी का जो उत्कर्ष है वो हिमालय के क्षेत्र से होता है, गंगोत्री से निकलती है और दून एरियाज के बाद में ये प्लेन्स में आना शुरू होता है। ठीक है, दून एरियाज का मतलब है कि जहाँ पर ये चिचले एक पतले पाट के साथ बहते हुए आती है, कंक्रीट वाले इलाके से गुजरते हुए जब ये मैदानी क्षेत्रों की तरफ बढ़ती है, समतल इलाकों की तरफ बढ़ती हैं, तो ऊपर से ला रहे सारे अवसाद ये मैदानी क्षेत्रों में पलटने का कार्य करती है, वहां पर कगारों का निर्माण करती है, मैदानी क्षेत्रों का निर्माण करती है। ठीक है, इसीलिए इस मध्य गंगा घाटी के मैदानी क्षेत्र का न सिर्फ गंगा बल्कि गंगा की सहायक नदियां यमुना भी यही काम करती है, निक्षेपण का कार्य करती है, निक्षेप करके मैदानी इलाकों का निर्माण कर रही होती है। और यही वजह है कि गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है यह विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक माना जाता है। इसको दोआबी क्षेत्र, दो नदियों के क्षेत्र के तौर पे भी देखा जाता है। और ये मध्य गंगा घाटी का जो क्षेत्र है बांगर और खादर का निर्माण करता है, कछारों का निर्माण करता है और यहीं पर उपजाऊ मिट्टी का जमाव है। और इसी जमाव को मध्य पाषाण काल के मानवों ने पहली बार मैदानी क्षेत्र की तरफ आ करके अपनी बस्तियों का, अपने सेटलमेंट का निर्माण करना शुरू किया। मध्य गंगा घाटी की जो सबसे पहली संस्कृति है वो अनुपुरा पाषाण काल की है। इसके पहले की जो पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति है उसकी कोई भी अवशेष मध्य गंगा घाटी से नहीं मिलता, क्योंकि मध्य गंगा घाटी का जो क्षेत्र है ऐसा माना जाता है कि होलोसीन पीरियड में जब ग्लेशिएशन हो रहा था, ऊपर से नदियों का निर्माण हुआ, नदियां बनना शुरू हुई, नीचे आई और आकर के इन्होंने यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों का निर्माण किया। तो अगर कोई संस्कृति कभी रही भी होगी उन इलाकों में तो उन मैदानी क्षेत्रों के नीचे वो दब चुकी है। ठीक है, इसीलिए इस पूरे मैदानी क्षेत्र में हमें जो सबसे अर्लिएस्ट, जो सबसे पहली और प्रारंभिक मानव की संस्कृति मिलती है वो अनुपुरा पाषाण काल की है। ठीक है, अनुपुरा पाषाण काल की संस्कृति मिलती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि कानपुर से लेके बनारस तक का क्षेत्र मध्य गंगा घाटी के इलाके में आता है। तो इस मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा सर्वेक्षण और उत्खनन का कार्य किया गया और लगभग 7 पुरास्थल अनुपुरा पाषाण काल के मिले 70-71 के दशक में, और बाद में फिर 80 तक ये काम लगातार कंटिन्यूअस हुआ। 72, 73, 73, 74, 75, 76 अलग अलग वर्षों में ये काम हुए यहाँ पे सर्वेक्षण और उत्खनन के। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जी आर शर्मा के निर्देशन में पूरे काम हो रहे थे और इसी के फलस्वरूप अनुपुरा पाषाण काल, यहाँ पे अलग अलग 3 फेजेस हमें मिलते हैं। ठीक है, इस पूरे मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में पहला है अनुपुरा पाषाण काल और दूसरा काल है आरंभिक मध्य पाषाण काल और तीसरा है परवर्ती। ठीक है, अनुपुरा पाषाण काल, आरंभिक मध्य पाषाण काल और परवर्ती मध्य पाषाण काल, ये पूरी मध्य गंगा घाटी में 3 ये काल हमें मिलते हैं, 3 पीरियड्स हमें मिल रहे हैं मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के। एक और चीज, यहाँ पर ये जो मध्य गंगा घाटी क्षेत्र है, यहाँ पर जब सर्वेक्षण हुआ तो ज्यादातर जो हमें पुरास्थल मिल रहे हैं ये पुरास्थल गोखुर झीलों के किनारे में। गोखुर झीलें क्या है? गोखुर झीलें बेसिकली नदियों के मार्ग में परिवर्तन करने से बनी हुई झीलें हैं। नदियां जो है वो सर्पाकार स्थिति में बहती हैं। ठीक है, वो एक तरफ विक्षेपण अपर्दन की प्रक्रिया करती हैं, एक तरफ जो है अपक्षय की प्रक्रिया करती है। ठीक है, और सर्पाकार स्थिति में बहती है और इस वाले भाग को मेनेंडर कहा जाता है। मिनेंडर कहा जाता है इस वाले भाग। ठीक है, वो डिपेंड करता है, जैसे ये मिनेंडर बन रहा होता है तो इस वाले में कगार बनाती है, यहाँ बालू छोड़। ठीक है, इस तरीके से बना रही होती है। तो ये जो कर्वेचर वाला पार्ट है ये नदी का सबसे गहरा पार्ट होता है। ठीक है, और नदियां अपने प्रवाह मार्ग में समय समय के साथ परिवर्तन करती रहती हैं।
तो जब वो परिवर्तन करती है, मान लीजिए यहाँ से बह रही है, कभी यहाँ से बहना शुरू कर दी, तो ये जो भाग है, ये क्योंकि ये गहरा भाग है, इसीलिए जब नदी में परिवर्तन होता है तो इस भाग में ऐसा पानी भरा रह जाता है। तो ये प्राकृतिक झीलों का निर्माण करती है, जिनको हम गोखुर झीलें कहते हैं। अब इनका स्वरूप जो है वो गाय की खुर जैसा है या घोड़े की नाल जैसा है, इसीलिए इसको हॉर्सशू लेक या घोड़े की नाल वाली झीलें या ऑक्सबू लेक, गाय के खुर वाली झीलों के तौर पर देखा जाता है। और ऐसी झीलें आपको प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर के इलाके में बहुतायत मात्रा में मिलती है। खासकर प्रतापगढ़ का जो रीजन है वहाँ पर ऐसी बहुत सारी गोखुर झीलें आपको मिलेंगी। उसकी वजह ये है कि पहले ये माना जाता था कि ये जो गंगा नदी है ये कभी प्रतापगढ़ के इलाके से बहती थी और मार्ग में परिवर्तन करते करते इतनी दूर तक यहाँ पर आई, 8 किलोमीटर तक। ठीक है, आज से बहुत साल, 10,000 साल पहले की बात है। और पहले की बात है कि कभी वहाँ से बह रही थी और प्रतापगढ़ के रीजन में बहती थी, और इसी वजह से प्रतापगढ़ में ऐसी बहुत सारी गोखुर झीलों का निर्माण हमें दिखाई पड़ता है। और इन्हीं गोखुर झीलों के किनारे हमें ज्यादातर पुरास्थल प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है इस मध्य गंगा घाटी का कि इन गोखुर झीलों के किनारे हमें ज्यादातर पुरास्थल मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में मिले। ठीक है, अब 3 चरण में इनको बांटा गया है: अनुपुरा पाषाण काल, आरंभिक मध्य पाषाण काल और परवर्ती मध्य पाषाण काल। इसके 7 पुरास्थल अभी तक खोजे जा चुके। आरंभिक मध्य पाषाण काल के लगभग 172 पुरास्थलों की खोज की जा चुकी है। परवर्ती मध्य पाषाण काल के लगभग 21 पुरास्थलों की खोज की जा चुकी है। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा ये सारी खोजें हुई हैं। 7 पुरास्थल हमें अनुपुरा पाषाण काल के, 172 पुरास्थल आरंभिक मध्य पाषाण काल के और 21 पुरास्थल हमें परवर्ती मध्य पाषाण काल के मिले हैं। और ये सब सर्वेक्षित पुरास्थल है। जिन पुरास्थलों का उत्खनन हुआ है उन पुरास्थलों में सराय नाहरराय, महदहा और दमदमा, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सराय नाहरराय ये भी आपके प्रतापगढ़ में स्थित एक पुरास्थल है, मानदाता तहसील में, और महदहा और दमदमा ये प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील में स्थित पुरास्थल है। तो इन तीनों पुरास्थलों के उत्खनन के माध्यम से जो सामग्रियां हमें मिली, उन्हीं सामग्रियों के आधार पर हम इस मध्य गंगा घाटी के मध्य पाषाणकालीन संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मध्य गंगा घाटी का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आपका कानपुर से लेकर के बनारस तक का क्षेत्र है, वो मध्य गंगा घाटी के अंतर्गत आता है। हाँ सर। और इस क्षेत्र में हमें मध्य पाषाण काल के विभिन्न चरणों की जानकारी भी मिलती है। 3 प्रमुख चरण यहाँ पर इसे मध्य गंगा घाटी में हमें दिखाई पड़ता है। पहला अनुपुरा पाषाण काल का, दूसरा प्रारंभिक मध्य पाषाण काल का और तीसरा परिवर्ती मध्य पाषाण काल, जिसको कि आद्य नव पाषाण काल भी कहा जा सकता है। ये 3 चरण हमें इस पूरे मध्य गंगा घाटी में मध्य पाषाण काल से संबंधित प्राप्त होते हैं। ठीक है, अक्सर ये प्रश्न कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, कि मध्य गंगा घाटी का सबसे प्रारंभिक मानव संस्कृति का चरण या काल कौन सा है? तो अनुपुरा पाषाण काल वो काल है जिसको कि हम मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में सबसे पहला मानव का सांस्कृतिक काल कह सकते हैं। ठीक है, तो अनुपुरा पाषाण काल से संबंधित 7 पुरास्थल हमें मिल रहे हैं। आरंभिक मध्य पाषाण काल से संबंधित 172 पुरास्थल हमें मिलते हैं और परवर्ती से संबंधित 21 पुरास्थल हमें प्राप्त हो रहे हैं इस पूरे मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र। और इस मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में हमें ज़्यादातर जो पुरास्थल है वो प्रतापगढ़ के रीजन या क्षेत्र से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो प्रतापगढ़ का इलाका है, यहाँ पर जो प्रमुख पुरास्थल है वो गोखुर झीलों के किनारे हमें प्राप्त होते हैं। गोखुर झीलों के संदर्भ में भी बात हुई थी कि नदियां सर्पाकार स्थिति में बहती हैं और जहाँ पे राउंड ले रही होती हैं, कर्वेचर, जिसको हम मेनेंडर कहते हैं,
वहाँ पर ये पानी ज़्यादा एकत्रित करती है, गहरा भाग होता है और नदी के मार्ग में परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप ये जो गहरे भाग वाले कर्वेचर वाले जो पार्ट हैं, इनमें प्राकृतिक झीलों का निर्माण हो जाता है, जिसको हम गोखुर झीलें कहते हैं। और प्रतापगढ़ में ऐसी बहुत सारी गोखुर झीलें हमें प्राप्त होती है और इन्हीं गोखुर झीलों के किनारे हमें मध्य पाषाणकालीन पुरास्थलों की जानकारी प्राप्त हो रही। इन पुरास्थलों में 3 प्रमुख पुरास्थल हैं जिनका उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया और वहाँ से हमें मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। पहला पुरास्थल है सराय नाहर राय। ठीक है, सराय नाहर राय जो पुरास्थल है ये आपके प्रतापगढ़ के मांधाता तहसील में है और यह पुरास्थल, इस पुरास्थल की खोज केसी ओझा महोदय ने की थी 1969 में। केसी ओझा महोदय उत्तर प्रदेश पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर थे। उन्होंने इस पुरातत्व स्थल की खोज की, वहाँ पर उत्खनन कराया। उसके फलस्वरूप यहाँ पर 71, 72, 73, 74 और बाद के 1-2 वर्षों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भी प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में RK वर्मा, VD मिश्रा और जयंत पाल ने यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया। ठीक है, उसके फलस्वरूप हमें मध्य पाषाणकालीन मानवों की एक विस्तृत जानकारी यहाँ से प्राप्त हो रही है। ठीक है, क्या क्या प्रमुख चीज़ें मिल रही हैं हमें मानव कंकाल मिल रहे हैं। ठीक है, मानव कंकालों की प्राप्ति हो रही है। 15 मानव कंकाल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हाँ आ जाओ। 15 मानव कंकाल हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा उपकरण हमें मिल रहे हैं पत्थर के बने हुए, जिनमें अज्यामिति और ज्यामिति प्रकार के उपकरण मिलते हैं। इसके अलावा हमें हड्डी के बने हुए उपकरण भी प्राप्त हो रहे हैं। हमें अंत्येष्टि सामग्री के रूप में जानवरों की हड्डी भी यहाँ से प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, तो ये विभिन्न सामग्रियाँ हमें यहाँ से प्राप्त हो रही हैं। हाँ, एक और चीज़ है जो मध्य गंगा घाटी की संस्कृति से जुड़ी हुई है, वो ये, जैसे विंध्य क्षेत्र में हमें मिट्टी के बर्तन मिलते हैं चोपड़ी मांडों से, यहाँ इस मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में हमें मध्य पाषाणकालीन संस्कृति में बर्तनों के अवशेष नहीं मिलते। ठीक है, इसका मतलब ये है कि शायद ये नहीं बना रहे होंगे या बना भी रहे होंगे तो इतने बेहतर नहीं बना रहे होंगे, या वो नेचुरल जो कंडीशन थी वहाँ पे वो प्रिजर्व नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन ये नहीं मिलते। अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है नॉर्दर्न विंध्यास में और मध्य गंगा घाटी में, तो हम ये कहेंगे कि नॉर्दर्न विंध्यास में मिट्टी के बर्तन मिलते हैं मध्य पाषाणकालीन संस्कृति में, और इधर मध्य गंगा घाटी में नहीं मिलता। ठीक है, तो ये आपका सराय नाहर राय से मिल रहा है। उसके बाद अगला जो पुरास्थल है वो महदहा है। महदहा नामक जो पुरास्थल है ये आपके प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील में स्थित है और इस पुरास्थल की जो खोज हुई वो अचानक से हुई, सडन डिस्कवरी के तौर पर इस पुरास्थल की खोज हुई। इस इलाके में शारदा नहर का निर्माण हो रहा था और निर्माण के फलस्वरूप तत्कालीन जो परगना अधिकारी थे लाल बिहारी पांडे, वो उत्खनन करवा रहे थे, खुदाई करवा रहे थे। उस दौरान बहुत सारे मानव कंकाल वहाँ से मिलने लगे और उन मानव कंकालों के मिलने के आधार पर, क्योंकि लाल बिहारी पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही छात्र थे, प्राचीन इतिहास विभाग से संबंधित थे, तो उन्होंने उसकी सूचना पुरातत्व विभाग को, जो कि उत्तर प्रदेश का पुरातत्व विभाग है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को इसकी सूचना दी। और फिर उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने वहाँ पर बचाव उत्खनन का कार्य किया। बचाव उत्खनन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर कोई संस्कृति या सभ्यता अचानक से प्राप्त हो जाती है कोई निर्माण कार्य के दौरान, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उत्खनन करके वो जितनी पुरावशेष वस्तुएं हैं, पुरावशेष हैं, उनको निकाल लेते हैं, ताकि निर्माण कार्य के पश्चात कोई भी संस्कृति या सभ्यता वहाँ से समाप्त ना हो पाए। वहाँ का जितना भी सामान है, कल्चर रिमेन्स है, उनको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, जल्दबाजी में उसको किया जाता है। इसको हम रेस्क्यू ऑपरेशन या बचाव उत्खनन कहते हैं। ठीक है, इसके कई उदाहरण हैं, जैसे कि भारत में अभी अमरावती नाम का एक शहर डेवलप किया जा रहा है आंध्रा की राजधानी के तौर पर। तो उस शहर का जब निर्माण हो रहा है तो बहुत सारी एक डैम बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो मेगालिथिक कल्चर है, महापाषाणिक संस्कृति है, उसके पूरा स्तर डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है भारत के साथ में कि यहाँ पर किसी भी निर्माण से पूर्व पुरातत्व विभाग की एनओसी नहीं लेनी पड़ती।
जबकि बाहर कहीं पर भी आप जाएं, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोप के कई देश हो, वहाँ पर अगर आपको कुछ भी निर्माण कार्य करना है, धरती को खोदना है, तो आपको पुरातत्व विभाग से एनओसी लेनी पड़ती। ठीक है, तो उस शहर को बनाने में बहुत सारी सांस्कृतिक जो विरासत है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। तो इस तरीके से अगर कोई निर्माण कार्य है और अचानक से सूचना मिलती है तो उसको रेस्क्यू कर लिया जाता है, और यही रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ प्रतापगढ़ में भी हुआ, इस मालदहा नामक जगह पर। और रेस्क्यू ऑपरेशन के फलस्वरूप बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिली। यहाँ पर जो उत्खनन का कार्य है वो 76, 77, 78, 79 और बाद में 80 के भी प्रारंभिक दशकों में चला। यहाँ पर उत्खनन कार्य प्रोफेसर JN पाल, BD मिश्रा यहाँ पर प्रमुख उत्खननकर्ता थे, और उनके माध्यम से विभिन्न जानकारियाँ मिली। यहाँ से भी हमें मानव कंकाल मिले, 28 मानव कंकाल हमें यहाँ से मिले। 28 मानव कंकाल इस मालदहा नामक पुरास्थल से हमें मिलते हैं। हाँ, एक और चीज़ यहीं पर बता दें कि सराय नाहर राय में हमें एक ऐसी कब्र मिली थी जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ थे। ठीक है, सराय नाहर राय से एक ऐसी कंकाल हमें मिली थी, मतलब कब्र मिली थी, जिसमें 4 मानव कंकालों को एक साथ दफनाया गया हुआ प्रतीत होता है, जिसके बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना था, पुरातत्वविदों और नृतत्व शास्त्रियों का ये कहना था कि ये शायद कोई ट्रेडिशन या परंपरा रही होगी जिसके आधार पर इनको दफनाया गया। ठीक है, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद ये सती जैसा कोई कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसको नकार दिया गया, क्योंकि सती एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जबरदस्ती किसी को फोर्स करके जो है दफना या जला दिया जाता है। लेकिन तब तक सोसाइटी का फॉर्मेशन ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए इस तर्क को नहीं माना जाता। हाँ, एक तर्क और है पुरातत्वविदों का, वो ये कहते हैं कि अगर मेल पार्टनर नहीं रह जाता था तो फीमेल पार्टनर को ही उसके साथ दफना दिया जाता था। लेकिन दफनाने की जो प्रक्रिया है वो 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद भी होगी, और उसी कब्र के बगल में अगर उसको दफनाया गया होगा और मिट्टी में अगर हलचल हुई होगी कभी, तो वो एक साथ दबी हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों को एक ही समय में दफनाया गया हो, क्योंकि 4 साल, 5 साल, 10 साल में जो मिट्टी का जमाव है वो उतना बड़ा नहीं होता कि उसमें वो ऊपर नीचे ओवरलैप करता हुआ दिखाई पड़े। ठीक है, तो इसी तरीके से 2 युग्मों को एक साथ दफनाया गया होगा कभी किसी काल में, और वो ऊपर ओवरलैप करते हुए हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसी तरीके से दमदमा में भी जो मालदहा में भी जो हमें मानव कंकाल मिले हैं, उसमें सिंगल कंकाल भी है, एक मानव कंकाल भी है, और युग्म समाधियाँ यहाँ पर भी मिली। मतलब 2 मानव कंकालों को एक साथ दफनाया गया है यहाँ पर। ठीक है, दिक् स्थापन का भी ये लोग प्रयोग कर रहे थे, अर्थात दिशा का भी इनको ज्ञान था, दिशा को ध्यान में रखते हुए लोगों को ये दफना रहे थे। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर भी लोगों ने फॉलो की। ठीक है, इसके अलावा अजैमितीय, ज्यामितीय उपकरण, लघु पाषाण उपकरण, हड्डी के बने हुए उपकरण, सींगों के बने हुए उपकरण, आभूषण, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से भी हमें प्राप्त हो रही है। गर्भ चूल्हे, ठीक है, गड्ढे में खोद करके चूल्हे बनाना, चूल्हों पे खाना बनाने के भी एविडेंस हमें मिले हैं। उन चूल्हों से जानवरों की हड्डियाँ वगैरह भी प्राप्त हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इस मालदहा नामक पुरास्थल से भी मिलती हैं। इसके अलावा जो तीसरा पुरास्थल है उसको हम दमदमा के नाम से जानते हैं। दमदमा नामक जो पुरास्थल है वो भी प्रतापगढ़ के पट्टी नामक तहसील में स्थित है, और इसको एक लोकल नाम से जाना जाता है, बारी कला। बारी कला लोकल नाम है, एक गांव का नाम है वहाँ पर, और उसी गांव में दमदमा नामक पुरास्थल स्थित है। और ये जो दमदमा है ये पीली सरिता एक नदी है लोकल, उसके किनारे पर ये दमदमा नामक पुरास्थल वहाँ पर स्थित है, और पीली सरिता। और वर्तमान में ये जो पुरास्थल है, ये पुरास्थल वर्तमान में अतिक्रमण के क्षेत्र में आ चुका है। अतिक्रमण का तात्पर्य है कि वर्तमान में जहाँ पर उत्खनन हुआ था वहाँ पर एक घर बन गया है। ठीक है, किसी ने वहाँ पर जो आसपास रह रहा था उसने वहाँ पर घर बना लिया है। अभी हाल ही में कुछ वर्षों पूर्व हम लोग उस पुरास्थल के भ्रमण पर गए थे, तो हम लोगों को सॉइल सैंपल का कलेक्शन करना था। तो उस घर के अंदर से जा कर के हम लोगों ने सॉइल सैंपल का कलेक्शन किया उसकी खुदाई करने के बाद। तो ऐसा बहुत सारा जो पुरास्थल है, बहुत सारे ऐसे पुरास्थल है जो मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में अब वर्तमान में अतिक्रमण के क्षेत्र में आ चुके हैं, क्योंकि मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र जो है वो हाई पॉपुलेशन वाला, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाला एरिया है।
क्योंकि फर्टाइल इलाका है, उपजाऊ क्षेत्र है, इसीलिए जनसंख्या घनत्व यहाँ पर ज़्यादा है, विकास ज़्यादा है। और विकास की इस प्रक्रिया में जो हमारी धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर वाली जगह है, उन पर लोगों ने या तो अतिक्रमण कर लिया या तो खेती किसानी का काम कर लिया। ठीक है, तो इसीलिए मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में पूरा पाषाण काल या किसी भी पाषाणकालीन संस्कृति की जानकारी प्राप्त करना बहुत ही कठिन काम वर्तमान में हो चुका है, क्योंकि आपको मिलेगा ही नहीं। आपको सर्वेक्षण के दौरान कोई भी अवशेष सतह पे जल्दी मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये कोई ऐसा इलाका ही नहीं है, एबंडेंट कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे लोग खेती किसानी या घर बना करके नहीं रह रहे हो। बहुत हाई डेंसिटी वाला ये इलाका है। ठीक है, तो दमदमा नामक जो पुरास्थल है, ये इस पूरी मध्य गंगा घाटी का, मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल का सबसे बड़ा पुरास्थल है। ठीक है, यहाँ से 41 मानव समाधान प्राप्त हुए थे। 41 मानव समाधान यहाँ से हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, और झोपड़ियों के साक्ष्य भी है, गर्त चूल्हे भी मिले हैं। ठीक है, जानवरों की हड्डियां और सींगों की जानकारी भी मिली है। ठीक है, और हाँ, महादाह से एक और चीज स्पेशल मिलती है, वो ये कि महादाह से एक स्कल्टन मिला है जिसके कान में कुंडल और गले में माला दिखाई पड़ती है, जो इस बात का प्रमाण देती है कि इस इलाके के जो लोग हैं वो आभूषण वगैरह भी पहनने लगे थे। लेकिन ये आभूषण पहनने की जो परंपरा है, ये सामान्य लोगों में नहीं दिखाई पड़ती, या सभी शवों में ऐसा नहीं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये मुख्यतः कुछ विशेष लोग रहे होंगे, अर्थात सरदार टाइप के किसी ग्रुप या कबीले के प्रमुख लोग रहे होंगे जो इस तरीके के आभूषणों को धारण करते थे, ताकि वो मुख्य लोग के तौर पर दिखाई पड़े कि वो सामान्य से अलग है। तो इसीलिए ऐसे आभूषणों का प्रचलन वहाँ दिखाई पड़ता है। ये जो आभूषण है, ये हड्डी और सींगों से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, हड्डी और सींगों का प्रयोग करके इन आभूषणों का निर्माण किया गया। तो दमदमा से हमें विभिन्न मानव समाधान मिले हैं। यहाँ से भी हमें वो सारे ज्यामिति और हड्डी और सींगों के बने हुए उपकरण, हड्डियाँ वगैरह सब प्राप्त होती हैं। तो अगर हम इन तीनों पुरास्थलों में प्राप्त होने वाले समाधानों और सांस्कृतिक लक्षणों को देखें या अवशेषों को देखें, तो हमें ये दिखाई पड़ेगा कि सराय नाहर राय दमदमा के कंपेरिजन में छोटा सेटलमेंट था। ठीक है, छोटी बस्ती थी। उसके बाद महादाह उससे बड़ी बस्ती, और अंततः दमदमा जो है वो सबसे बड़ी बस्ती के तौर पर दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके जनसंख्या का विकास और बस्तियों का विकास भी हमें बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है इस क्षेत्र में। ठीक है, और दमदमा को हम लेटर पीरियड से जोड़ करके देखते हैं। दमदमा एक ऐसा पुरास्थल है जिसकी जो अंतिम तिथियां हैं वो नवपाषाण काल तक जाती हैं और बाद तक जाती हैं। तो इसलिए ऐसा अनुमान है पुरातत्वविदों का कि ये एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर विस्तृत तौर पर मानव बस्तियाँ बस चुकी थी, और इसीलिए हमको यहाँ से बड़ा सेटलमेंट दिखाई पड़ा। ठीक है, तो ये मध्य गंगा घाटी का आपका मध्य पाषाणकालीन संस्कृति हो गई। अब अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें कि विंध्य क्षेत्र में क्या है और मध्य गंगा घाटी में क्या है, ठीक है, तो विंध्य क्षेत्र की पहले आप ज्योग्राफी को समझे कि विंध्य क्षेत्र की ज्योग्राफी कैसी है। विंध्य क्षेत्र का जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है। ठीक है, वहाँ पर पहाड़ उपलब्ध हैं। तो जब पहाड़ उपलब्ध हैं तो प्रारंभिक जो मानव था उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों को अपने आवासों के रूप में चुना। वो गुफाओं में रह रहे थे, वो शैलाश्रयों में रह रहे थे। उन्होंने गुफाओं और शैलाश्रयों को अपने निवास स्थलों के रूप में चुन रखा था। तो वो विंध्य क्षेत्र का इलाका था। विंध्य क्षेत्र में भी चोपनी मांडो नामक एक पुरास्थल है जो कि नदी के किनारे है और ओपन एरिया में, लेकिन वो भी पहाड़ी और पठारी इलाके में ही स्थित है। ठीक है, तो पहला एक बेसिक अंतर हो गया। विंध्य क्षेत्र में क्या है, आवासों के तौर पर पहाड़ और गुफाएं हैं। वही मैदानी इलाकों की बात कर लें मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र की, तो मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में क्या है, क्योंकि ये मैदानी इलाका है, और जब हम मैदान में आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अपने आप को छुपाने के लिए, अपने आप को ढकने के लिए हम कोई ना कोई आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, कृत्रिम आवासों का निर्माण करेंगे। तो इसीलिए यहाँ के जो मानव थे, मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र के जो मानव थे, जब गंगा के मैदानी क्षेत्र में आए तो उनके सामने कुछ चुनौतियाँ आई, और ये जो चुनौती और सामना है, ऐसी ही चुनौती और सामने के माध्यम से समाज का विकास हुआ है।
टॉइनबी नामक एक इतिहासकार है, वो कहता है कि समाज में या जो विकास हुआ है, ये विकास चुनौती और सामने के माध्यम से हुआ है। हर समाज के लोगों के सामने कोई ना कोई चुनौतियां थी और उन चुनौतियों का सामना जितनी बेहतर तरीके से उस समाज ने किया, वही समाज आगे बढ़ गया। तो मैदानी क्षेत्रों में पहुंचने वाले जो ये लोग थे, इनके पास कुछ चुनौतियां थी अपने आप को छुपाने के लिए, ढकने के लिए। तो उन चुनौतियों का सामना उन्होंने किया और उस सामने का अनुसरण करते हुए उन्होंने स्ट्रक्चर बनाना तैयार किया और यहाँ पर हमें झोपड़ियों के साक्ष्य मिलने लगे। इसके अलावा एक और चीज़ थी जो कि मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा थी विंध्य क्षेत्र की अपेक्षा में, वो थी वेजिटेशन, फूड ग्रेन्स, अनाज, जंगली खाद्यान्न। और ये जंगली खाद्यान्न वही होगा जहाँ पर फर्टाइल उपजाऊ भूमि होगी। और नूतन काल के पश्चात जब पृथ्वी का जो पर्यावरण है या मौसम है वो थोड़ा सा गर्म होता है, गर्म होने के पश्चात जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तो ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से जो उपजाऊ मिट्टी है वो गड्ढे वाले पार्ट में मैदानी क्षेत्रों में आके पलट जाती है। और ये जो नदियां हैं ये उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण कर रही होती हैं और इसी उपजाऊ क्षेत्र में हमें स्वतः जंगली खाद्यान्न उगते हुए दिखाई पड़ते हैं। और मैदानी क्षेत्रों के जो मानव थे मध्य पाषाण काल के, उन्हीं खाद्यान्नों का प्रयोग वो ज़्यादा करने लगते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये मानव मैदानी क्षेत्र में रह रहे थे, नदियों के किनारे रह रहे थे, झीलों के किनारे रह रहे थे, तो इनके डाइट पैटर्न में भी एक चेंज हमें दिखाई पड़ता है। जहाँ पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं वो बड़े जानवरों का शिकार कर रहे थे, वहीं मैदानी क्षेत्रों के जो लोग थे वो जलचरीय जानवरों, पक्षियों इत्यादियों को मार करके अपने भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। और जंगली खाद्यान्न, जो जंगली पौधे अपने आप स्वतः उगाए थे नेचर में, उन पौधों का भी प्रयोग अपने भोजन के लिए कर रहे थे। ठीक है, तो एक अंतर ये हमें दिखाई पड़ता है। इसके अलावा उपकरणों के निर्माण में भी हमें अंतर दिखाई पड़ता है। विंध्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर पत्थर की उपलब्धता थी, पत्थर मौजूद था उपकरण के निर्माण के लिए, पत्थरों से उपकरण के निर्माण के लिए। लेकिन मैदानी क्षेत्र में पत्थर की उपलब्धता नहीं थी, पत्थर नहीं थे। मध्य गंगा घाटी और विंध्य क्षेत्र के बीच में लगभग 100 से 150-200 किलोमीटर का फासला है। अगर हम सीधा सीधा काउंट करें, रोड बाय रोड ना देखें, क्योंकि बाय रोड तो आज बनी है, ठीक है, उस दौरान रोड नहीं थी। तो मानव को जो सीधा रास्ता था, मानव वो रास्ता तय करता था। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों क्षेत्रों के बीच की लगभग दूरी देखें तो 150 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। और मैदानी क्षेत्रों में पत्थर की अनुपलब्धता है, तो इसीलिए मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में हमें पत्थरों के उपकरण बनाने वाली कोई भी फैक्ट्री साइट नहीं मिलती। हमें पत्थर के उपकरण बनाने का कोई भी लक्षण मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में नहीं मिलता। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, पत्थर नहीं है इसलिए नहीं मिल रहा है। तो इसी पर प्रोफेसर जी.आर. शर्मा ने एक थ्योरी डिफाइन की थी जिसको सीजनल माइग्रेशन थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, सीजनल माइग्रेशन थ्योरी उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि विंध्य क्षेत्र के जो लोग थे वो मैदानी क्षेत्रों की तरफ गए, तो मूव किया लोगों ने। कुछ लोग एक्सप्लोरर होते हैं, ठीक है, हर ग्रुप के कुछ ना कुछ लोग एक्सप्लोरर होते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं। और वही लोग नए नए जगहों की खोज करते हैं और वहां तक लोगों को पहुंचाते हैं। तो विंध्य क्षेत्र के कुछ लोग मैदानी क्षेत्रों की तरफ आए और आने के बाद जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर बेहतर परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पर वो सारी माकूल परिस्थितियाँ मौजूद हैं जिनके माध्यम से हम अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सकते हैं, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे बाकी लोगों को भी वहाँ पर लाने का कार्य किया। ठीक है, लेकिन पत्थर नहीं था। तो पत्थर नहीं था तो उन्होंने क्या किया, जी.आर. शर्मा ऐसा कहते हैं कि ये लोग वहाँ पर पत्थर के उपकरण बना करके ले गए। और जब बारिश का मौसम आता था, बारिश आती थी क्योंकि नदी और झीलों के किनारे रह रहे थे, फ्लडी एरिया हो जाता था, यहाँ पर बाढ़ हो जाती थी, तो ये लोग बारिश के मौसम में पहाड़ों में चले जाते। और जब बारिश खत्म हो जाती थी तो पुनः मैदानी क्षेत्रों की तरफ आ जाते थे। और इसी माइग्रेशन को प्रोफेसर जी.आर. शर्मा ने सीजनल माइग्रेशन थ्योरी का नाम दिया कि विंध्य क्षेत्र के लोग मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में जाते थे और बारिश के मौसम में वो वापस विंध्य क्षेत्र में लौट आते थे और बारिश के समाप्ति के बाद पुनः मैदानी क्षेत्र में चले जाते थे। लेकिन इस थ्योरी को कई लोगों ने काटा भी। प्रोफेसर आर.के. वर्मा हैं और भी पुरातत्वविद हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि पूरी तरीके से 6 महीने के लिए वहाँ जाए फिर 6 महीने के लिए यहाँ आए। कोई ग्रुप था बीच का जो जाता था, उनके संपर्क में था और उपकरण लेकर के चला आता।
लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने उपकरण निर्माण की तकनीकों में भी अंतर कर दिया। हड्डी और सींगों पर उपकरण बनाना इन्होंने शुरू कर दिया क्योंकि पत्थर की उपलब्धता नहीं थी। अब एक और चैलेंज आया हमारे सामने, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का। हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं थे मैदानी क्षेत्रों में, तो हमने क्या किया, अपने टेक्नोलॉजी में चेंज किया, अपने रॉ मटेरियल को रिप्लेस कर दिया, पत्थर की जगह पर हड्डी और सींगों के उपकरण ज़्यादा बनाना शुरू कर दिया क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद थे। जानवरों का शिकार कर रहे थे, जानवरों को खा रहे थे, उनसे हड्डियाँ निकल रही थी, सींगें निकल रही थी, और इन हड्डी और सींगों के उपकरण और आभूषण वगैरह बनाना हमने शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसके लक्षण कैसे मिलते हैं, कैसे पता चलता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में हमें उपकरण बनाने के साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, और जो भी पत्थर के उपकरण मिल रहे हैं वो बड़े छोटे हैं, डिमिनिटिव हैं, और उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया गया। जब कहीं पर किसी भी पदार्थ का जो है अवेलेबिलिटी नहीं होती है, अभाव होता है, तो वहाँ पर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, बचपन में आप लोगों ने पेंसिल को यहाँ तक छीलते हुए देखा होगा, लेकिन जिसके पास इफरात पेंसिल है वो छोटा पेंसिल नहीं छीलेगा, वो बड़ा ले लेगा, लेकिन जिसके पास अभाव है वो उस आखिरी पॉइंट तक वो उसका प्रयोग करने की कोशिश करेगा जहाँ तक वो खत्म नहीं है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कितनी है, आपके पास कितना रॉ मटेरियल कच्चा माल उपलब्ध है। तो यहाँ पर लोगों के पास नहीं उपलब्ध था, इसीलिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है जो विंध्य और मध्य गंगा घाटी में अंतर स्पष्ट करती है। विंध्य क्षेत्र के जो सेटलमेंट था, मानव आवास थे या हैबिटेशनल एरिया था, वो उतना बड़ा नहीं था जितना कि मैदानी क्षेत्र था, और उसके उदाहरण हमें मिलते हैं मानव कंकालों के अपेक्षा। लेखैया से, बगई खोर से हमें बहुत कम मात्रा में मानव कंकाल मिल रहा है। ठीक है, वहीं आप मैदानी भागों में देखें तो हमको 28 मादाह से मिल रहे हैं, 41 दमदमा से मिल रहे हैं। तो एक बड़ा सेटलमेंट हमें विंध्य क्षेत्र में मध्य गंगा घाटी में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो विंध्य क्षेत्र की अपेक्षा में मध्य गंगा घाटी एक बड़ा सेटलमेंट हमें देता है, और वहीं से फिर अर्ध स्थायित्व जीवन से स्थायी जीवन का जो है दौर शुरू हो जाता है। और इसीलिए मध्य पाषाण काल को हम मानव जीवन के एक ऐसे काल के तौर पर देखते हैं जहां पर अर्ध स्थायित्व जीवन से मानव धीरे धीरे स्थायी जीवन की तरफ जाता है। और विश्व के ऐसे बहुत सारे ऐसी जगहों पर हमें साक्ष्य मिलते हैं जो इस बात को बताते हैं कि प्रारंभिक जो नवपाषाण काल के गांव थे वो पहले फूड ग्रेन्स को कलेक्ट करते थे, कलेक्शन से धीरे धीरे वो प्रोडक्शन की तरफ चले आते हैं, और जो फूड ग्रेन्स थे उनको डोमेस्टिकेट कर लिया गया। जो जंगली पशु थे उनको भी धीरे धीरे डोमेस्टिकेट कर लिया गया, और इसी डोमेस्टिकेशन के माध्यम से नवपाषाण काल का दौर शुरू होता है, जो कि अगले चरण में आप लोगों को पढ़ना। ठीक है, अगले चरण में जो अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो हमको पढ़ना है नवपाषाण कालीन संस्कृति। ठीक है, सीजे थॉमसन ने जब 1816 में मानव जीवन के विभिन्न कालों को विभाजित करना प्रारंभ किया तो उन्होंने 3 प्रमुख काल बताए थे। कौन कौन से? पाषाण काल, ताम्रकांश काल और लौह काल। ठीक है, और आज हम वर्तमान में उसमें एक काल और जोड़ सकते हैं, वो क्या है? प्लेटिनम। ठीक है, और ये सारे काल उन्होंने क्यों बताए? ये बताए धातु या पदार्थों के आधार पर। ठीक है, और फिर धीरे धीरे 1865 में फिर एक काल विभाजन हुआ पाषाण काल का, और वो विभाजन था पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। जॉन लोबक ने अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिक टाइम्स में मानव जीवन को, खासकर पाषाण काल को 2 भागों में बांटा था, और उसको बांटने के पीछे का कारण था इन दोनों कालों में बहुत बड़ा अंतर। ठीक है, अगर हम इन दोनों कालों को डिफ्रेंशिएट करें, अलग करें, तो हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल मानव जीवन का एक ऐसा काल था जहां पर मानव का विकास प्रारंभ होता है। मानव पहली बार धरती पर आता है, संस्कृति के तौर पर वो अपने लक्षणों को प्रदर्शित करना शुरू करता है। पर्यावरण की दृष्टि से भी प्रतिनूतन काल का समय चल रहा होता है। जानवरों में भी बेलेफ्रेंसिया ग्रुप के जानवर थे, बड़े बड़े मैमल्स थे। ठीक है, इसके अलावा एक ऐसा काल था जहां पर मानव जीवन जीने के स्तर के तौर पर घुमंतु और यायावर जीवन जी रहा था। उपकरणों के बनाने के तौर पे बड़े और बेडौल उपकरण बना रहा था।
वहीं अगर हम नवपाषाण काल को देखें तो नवपाषाण काल मानव जीवन का एक ऐसा काल था जहां पर स्थायित्व आ चुका था। अब मानव एक प्रॉपर सेटलमेंट में रह रहा था, जिसको हम रूरल सेटलमेंट कहते हैं। रूरल सेटलमेंट का मतलब है ग्रामीण परिवेश। एक ऐसी ग्रामीण व्यवस्था में वो आ चुका था जहां पर एक सब्सटेंस इकोनॉमी उसने डेवलप कर ली थी। पूर्व पाषाण काल का जो मानव था वो शिकार और संग्रहण की भूमिका में था, शिकार से उसका जीवन चल रहा था। लेकिन नवपाषाण काल का मानव एक ऐसा मानव था जिसने नियंत्रण कर लिया था उत्पादन पर, अपनी इकोनॉमी को सुनिश्चित व्यवस्था तक वो पहुंचा चुका था। अब उसके पास उत्पादन की शक्ति थी, वो भूमि के साथ जुड़ चुका था, उसको पता था कि भूमि बड़ी ही महत्वपूर्ण है और इस भूमि के माध्यम से हम उपज कर सकते हैं। शिकार जो है एक बड़ा ही रिस्की प्रोसेस है, ठीक है, खतरनाक व्यवस्था है शिकार की। अगर हम शिकार के आधार पर अपने जीवन को चलाना चाहे तो जरूरी नहीं है कि जो हम शिकारी हैं तो कभी कभी हम शिकार भी बन सकते हैं, ठीक है। अगर हम शिकार करने गए हैं, अगर हम कमजोर हैं और शिकार नहीं कर पा रहे हैं तो जो शिकारी है वो कभी कभी हमारा शिकार भी कर सकता है। तो शिकार करना एक बड़ी रिस्की व्यवस्था है, लेकिन उपज करना उससे कम रिस्की व्यवस्था आज वर्तमान में रिस्की है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर संसाधन कम होते चले जा रहे हैं, वर्षा की प्रतिशतता में कमी भी आती जा रही है, भूमि की उर्वरता भी कम होती जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में किसानी करना भी बड़ा रिस्की काम है। लेकिन उस दौरान जब पहली बार मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया था, उस दौरान शिकार की अपेक्षा में कृषि करना ज्यादा सरल था, ज्यादा एक सुनिश्चित व्यवस्था अर्थव्यवस्था का निर्माण करना था, ठीक है। तो मानव ने नवपाषाण काल के मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया, एक सुनिश्चित अर्थव्यवस्था बनाई पूरा पाषाण काल की अपेक्षा में। और ये सारी प्रक्रिया हुई नूतन काल की वजह से। पृथ्वी में 10,000 ईसा पूर्व के समय में नूतन काल आया, पृथ्वी गर्म हुई, गर्म होने की वजह से ग्लेशियर्स पिघले और गर्मी की वजह से बारिश में भी वृद्धि हुई और उसकी वजह से उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों का निर्माण हुआ। और इन्हीं उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में जंगली खाद्यान्न पहले आए और उन्हीं खाद्यान्नों को नियंत्रित करके, ठीक है, उसको डोमेस्टिकेट करके उत्पादन का कार्य किया गया, ठीक है। मध्य पाषाण काल के जो मानव थे उन्होंने पशुओं को भी धीरे धीरे अपने साथ रखना शुरू कर दिया था। पेस्टोरल लाइफ, पशुपालक का जीवन भी उन्होंने शुरू किया और यही पशुपालक का जीवन आगे चल करके एनिमल हस्बेंड्री में तब्दील हो जाता है, जानवरों को भी डोमेस्टिकेट कर लिया जाता है। और ये डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया क्या है इसको समझिए। डोमेस्टिकेशन बेसिकली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जंगली खाद्यान्नों को अपने मूल पर्यावरण से हटा करके दूसरे क्षेत्र में ले जा करके उस पर नियंत्रित करके उसको उपजाया जा सकता, ठीक है। इसी तरीके से जानवरों के संदर्भ में भी है, उन जानवरों को अपने मूल परिवेश से हटा करके दूसरी जगह ले जा करके उनकी ब्रीडिंग कराई जाए और उनसे उत्पत्त जानवरों को ट्रेन किया जाए और यहाँ से फिर डोमेस्टिकेशन, एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू हो जाता है। तो एक तरफ है वाइल्ड डोमेस्टिकेशन, वाइल्ड क्रॉप्स का डोमेस्टिकेशन, और दूसरी तरफ वाइल्ड एनिमल का भी डोमेस्टिकेशन है। विश्व में हमको जो प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं डोमेस्टिकेशन के, तो जो सबसे पहला साक्ष्य हमें मिलता है खासकर खाद्यान्नों के उत्पादन के संदर्भ में, तो वो गेहूं और जौ नामक फसलों का है। विश्व में वेस्ट एशिया, आपका जो पश्चिम एशिया का क्षेत्र है, जाग्रोस पर्वत वाला, आर्मीनिया वाला, वहां पर एक पूरा स्थल है जेरिको जो कि जॉर्डन में है। इसके अलावा ईरान का कुछ क्षेत्र है, टर्की का क्षेत्र है, सीरिया का क्षेत्र है, फ्रांस बाद में, फ्रांस का बाद में। वेस्ट एशिया का जो ये क्षेत्र है वहां पर हमको सबसे प्रारंभिक दौर में अर्ली विलेजेस, प्रारंभिक गांव का परिवेश दिखाई पड़ता है और वहीं से हमें प्रारंभिक उत्पादन की जानकारी भी मिलती है। और सबसे पहला जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है वो गेहूं और जौ नामक खाद्यान्नों का होता है, ठीक है। और वहां से धीरे धीरे फिर कंसंट्रेशन पश्चिम से एशिया की तरफ, खासकर ईस्ट एशिया की तरफ दिखाई पड़ता है। और भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ नामक जो पूरा स्थल है वो हमें अर्लीस्ट एविडेंस प्रोवाइड करता है उत्पादन करने का। गेहूं का उत्पादन वहां पर होता था। भारत में लहुरा देवा इस समय प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य में रहता है और वो भी धान की, चावल, ठीक है।
मेहरगढ़ जो था, इससे पहले कोल्डीवा को माना जाता था जो कि बेलन नदी घाटी में है। लेकिन वर्तमान में लौरा देवा को माना जाता है कि भारत में प्राचीनतम कृषि जो है वो लौरा देवा नामक पुरास्थल में हुई। शांति बनाए रखिए, गर्मी मुझे भी लगे, इंसान मैं भी हूँ, ठीक है। कब तक आए? तो जो पंखे चलाने की वो है वो थोड़ा सा कम करें स्पीड, ज्यादा स्पीड होगी तो आवाज ज्यादा होगी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भारत में जो प्रारंभिक साक्ष्य है वो लौरा देवा से वर्तमान में मिलते हैं, वो भी धान की खेती, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि पश्चिम की तरफ से गेहूं और जौ की खेती हो रही है, और इधर पूर्व की तरफ से, ईस्ट की तरफ से, जहाँ पे चाइना में जो हमें अर्लीस्ट एविडेंस राइस कल्टीवेशन के मिलते हैं। इसके अलावा थाईलैंड की गुफाओं से भी हमें बहुत सारे जो जंगली खाद्यान्नों को संग्रहित करके रखने के भी अवशेष मिले हैं। तो इसी तरीके से उत्पादन हुआ, और उत्पादन करने के फलस्वरूप एक नई संस्कृति आई जिसको हम नवपाषाणिक संस्कृति के तौर पे जानते हैं। गार्डन चाइल्ड ने इस मानव संस्कृति को क्रांति का भी परिणाम कहा है। इसने कहा है कि एक ऐसा युग था जहां पर क्रांति घटित हुई मानवीय जीवन और रहन सहन में, ठीक है। और ये जो जीवन रहन सहन में जो क्रांति हुई, ये क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसने मानव को स्थायित्व प्रदान कर दिया। अब मानव जो है वो स्थायित्व जीवन में आ चुका था, कृषि एवं उत्पादन को कर रहा था, पहिए का विस्तार हो चुका था, जिसकी वजह से मिट्टी के बर्तनों के निर्माण में तीव्रता आती है, तेजी आती है। और यही वजह है कि नवपाषाण काल का जो मानवीय जीवन था वो बाकी जीवनों से बहुत बेहतर दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब नवपाषाण काल की पहचान भी एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि नवपाषाण काल मानव जीवन का एक ऐसा काल था जहां पर कृषि उत्पादन की व्यवस्था शुरू हो जाती है, और तब से लेकर के आज तक मानव जो है वो कृषि और उत्पादन में अभी भी संलग्न है। हाँ, ये बात अलग है कि टेक्नोलॉजी चेंज होती आई है पीरियड बाय पीरियड। आज हम लोग थ्रेसर और ट्रैक्टर और विभिन्न मशीनों के माध्यम से खेती कर रहे हैं, लेकिन पहले जो है हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध थे उनके माध्यम से हम खेती कर रहे थे, ठीक है। तो कैसे हम पहचान करेंगे कि कोई पुरास्थल नवपाषाणिक पुरास्थल, ठीक है। तो इसकी पहचान के लिए जो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है वो है न्यूलिथ कुल्हाड़ी। ये बड़ा एक स्पेशल टाइप का टूल है, एक बहुत विशेष टाइप का उपकरण है जो कि सिर्फ इस नवपाषाणिक पुरास्थलों से ही मिलता है और बहुत रेयर है, ठीक है। रेयर का मतलब ये एक ऐसी कुल्हाड़ी है जिसको बनाने में विभिन्न प्रकार के चरणों को फॉलो किया जाता है, और ये कुल्हाड़ी पॉलिशदार या ओपदार कुल्हाड़ी के नाम से जानी जाती है। इसको न्यूलिथ कुल्हाड़ी कहते हैं। आप चौक में भूल गया हूँ, कल मैं इसको ड्रॉ करके दिखा दूंगा आप लोगों को। तो ये एक विशेष प्रकार की कुल्हाड़ी है जिसको हम न्यूलिथ कुल्हाड़ी कहते हैं, और इस कुल्हाड़ी की वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये जो पुरास्थल है ये नवपाषाण काल का पुरास्थल हो सकता है। क्योंकि इस बात को समझिएगा कि जब मानव कृषि करना शुरू कर देता है तो उसके बाद की लगभग सभी संस्कृतियों में हमें कृषि के अवशेष मिलेंगे। तो उस चीज की पहचान करना कि ये नवपाषाण काल है या इसके बाद की कोई ग्रामीण संस्कृति है, हमको ये देखना पड़ेगा कि मानव ने कौन कौन से अवशेषों का निर्माण किया है, ठीक है। कल्चरल रिमेन्स ही हमें ये बताते हैं, सांस्कृतिक अवशेष ही हमें बताते हैं कि मानव किस संस्कृति से संबंधित है, उसका संदर्भ क्या है। साथ ही साथ जियोलॉजिकल जो फॉर्मेशंस है, भूतात्विक जमाव है, वो भी हमें बताने में मदद करते हैं कि ये कौन सी संस्कृति रही होगी। वो कुल्हाड़ी बेसिकली ये ठीक है। दो तरीके की कुल्हाड़ियां मिलती है, एक है ओवल शेप की और दूसरी है ट्राइंगल। और ये दोनों कुल्हाड़ियां जो है ये नवपाषाणिक कुल्हाड़ी कहलाती है, और दोनों में जो है पॉलिश होती है। इसको बनाने की कई प्रक्रिया है, पहले फलकीकरण होता है, तोड़ा जाता है, फिर जो है इसको इंग्लिश में
प्लेकिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, पैकिंग होती है और पॉलिशिंग होती है। और है? ये 4 प्रक्रिया है। एक है प्लेकिंग की, उसके बाद ग्राइंडिंग की, पैकिंग की और पॉलिशिंग की। ये 4 प्रक्रियाओं का पालन इस उपकरण को बनाने में किया जाता है। प्लेकिंग का मतलब है पत्थर को तोड़ना, प्लेट निकालना। ग्राइंडिंग का मतलब है उसमें घर्षण करना, घिसना, जो नुकीले भाग हैं उसको जो है बराबर कर देना। पैकिंग का मतलब है जो ऊंचा नीचा आड़ा टेढ़ा भाग है उसको पैक करना। और पॉलिशिंग का मतलब है उसमें लेप लगा देना। तो एक काले कलर का लेप इस कुल्हाड़ी में लगाया जाता था, जो कि एक बड़ी विशेष प्रकार की कुल्हाड़ी के तौर पर हमें प्रदर्शित होता है। आज भी जहाँ से भी ये कुल्हाड़ियाँ मिलती है, मतलब कुल्हाड़ियाँ अभी भी जहाँ मिल रही हैं, ये कुल्हाड़ी अभी भी अपनी चमक को प्रदर्शित कर रही है। इतने वर्षों से जमीन में दबे होने के बावजूद भी ये कुल्हाड़ी सिर्फ धो देने से या साफ कर देने से ही एक काले रंग की चमक का प्रदर्शन करती हैं, और इसीलिए ये कुल्हाड़ियाँ बड़ी महत्वपूर्ण कुल्हाड़ियों के तौर पर देखी जाती हैं। इसके अलावा स्वाभाविक सी बात है कि जब हम अपने व्यवसाय में परिवर्तन कर देंगे तो हमको अपने उपकरणों में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। जब हम शिकारी के तौर पर जी रहे थे तो हमने तीर धनुष वगैरह या नुकीले या हैंडेक्स जैसे उपकरण बनाने शुरू किए, जो कि हमारे शिकार के लिए महत्वपूर्ण थे। लेकिन क्योंकि अब हमें कृषि में कार्य करना है तो हमको गैती, छेनी, बसुली, हसिया, ठीक है, रिंग स्टोन जिसको गधा शीर्ष या धुरमुस कहते हैं, ठीक है, ग्राइंडिंग स्टोन जिसको हम सिलबट्टा कहते हैं, ऐसे उपकरणों को बनाना हमारी ज़रूरत बन जाएगा, क्योंकि अब हम शिकारी से कृषक की भूमिका में आ जाते हैं और हमारे कार्य ही हमारे उपकरणों को तय करते हैं। क्या हम चाकू से तलवार वाला काम कर सकते हैं? हाँ। नहीं कर सकते। हाँ, ये कि थोड़ा बहुत किसी को तकलीफ देनी हल्की फुल्की तो भले ही पेट में घुसेड़ दिया, भले ही छेद ना हो लेकिन तकलीफ तो दे जाए, ठीक है। तो चाकू से तलवार का काम नहीं हो सकता, ना सुई से तलवार का काम हो सकता है। तो जैसे ही हमारा व्यवसाय या पेशा बदल जाएगा वैसे ही हमको अपने उपकरणों में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। और इसीलिए क्योंकि ये कृषक समुदाय के लोग थे, इन्होंने कृषि में जुड़े हुए जो उपकरण थे, कृषि में प्रयोग आने वाले जो उपकरण थे, उनको बनाने का कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने गैती बनाई, छेनी बनाई, बसुली बनाई, रिंग स्टोन, गदा शीर्ष बनाया, स्विंग बॉल्स बनाए, सिलबट्टा वगैरह बनाया, और ये सारी चीज़ें उन्होंने बनानी शुरू कर दी। और यही चीज़ें हमें जब मिलेंगी तो हम इनको कृषक समुदाय या उस पीरियड से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और पहिए का आविष्कार हो जाने की वजह से बर्तनों के बनाने में भी तीव्रता आती है, और इस पीरियड में बहुत सारे मिट्टी के बर्तन हमें मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पकाए हुए, नहीं पकाए हुए, हाथ से बनाए हुए, पहिए से बनाए हुए, धीमी गति से बनाए हुए, तेज गति से बनाए हुए, इस तरीके के विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन हमें दिखाई पड़ने लगते हैं। 4 कैटेगरीज हैं, वो अगले क्लास में हम लोग बात कर लेंगे। समय हो गया कि अभी है? हो गया। क्लाइमेक्स